हम्म। हमारा जो टॉपिक है, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी between human and being human। यहाँ जो ह्यूमन और ह्यूमन वर्ड है ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए हिंदी में शब्द है मनुष्य और इसके लिए शब्द है मानव। यदि हम इन दो शब्दों का अर्थ समझ जाएं तो हमारा जो निबंध है वो स्मूथली चलने लगेगा। और मैं जब हिंदी निबंध की बात करता हूं तो हिंदी निबंध में मैं अभिधा लक्षणा व्यंजना का जो कंसेप्ट है कि जो अवधारणा है वो यदि हल्का सा इसमें छोंक लगा दिया जाए तो आपका निबंध निश्चित रूप से औरों के निबंध से बहुत ही विशिष्ट प्रकार का बन सकेगा। देखिए, हमारी जो संस्कृति परक भाषाई जो तत्व है अभिधा लक्षणा व्यंजना का, वो एक निश्चित रूप से ऐसा विशिष्ट छोंक है, ऐसा विशिष्ट तत्व है जो आपके निबंध में चार चांद लगाएगा। क्योंकि जितने भी निबंध होते हैं अभिधा लक्षणा व्यंजना लोगों को आती नहीं है, इसलिए उन्हें क्लिष्ट लगती है। यदि वो आने लग जाए, उसके प्रति रुचि रखें, तो आप विश्वास मानिए कि आपका जो परीक्षक है वो उसे महत्व देगा, वो उसे अतिरिक्त परिलाभ हम प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो वाक्य है, लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन एंड बीइंग ह्यूमन, तो यहाँ जो कथन है दो मनुष्यों के बीच का जो अवधि है, यात्रा है, वो जीवन है। देखा जाए तो ये बात अटपटी भी है, तो अटपटी होने के कारण ये बात वस्तुतः लक्षणा शब्द शक्ति से संपन्न है। लेकिन हम अभिधा लक्षणा व्यंजना की चर्चा फिर बाद में करेंगे। मैं अभी इस निबंध का जो विशुद्ध रूप हो सकता है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। और इसके कितने आयाम हो सकते हैं, उन आयामों को यदि जोड़ा जा सके तब हम आगे के इसके रूप को पहचान पाएंगे। मैं इसका हिंदी संस्करण भी लिख देता हूं। मनुष्य होने तथा मानव बनने के मध्य की लंबी यात्रा ही जीवन है। मनुष्य होने और मानव बनने के मध्य की लंबी यात्रा ही जीवन है। तो ये निबंध हिंदी में है और वो निबंध अंग्रेजी में है। वस्तुतः हिंदी माध्यम के बच्चे हों या अंग्रेजी माध्यम के, जब तक आपके पास मूल विचार नहीं होंगे तो ना ही आप हिंदी लिख सकते हैं, ना ही आप अंग्रेजी लिख सकते हैं। और परीक्षक जो है यहाँ पे व्याकरण संबंधी लिंग्विस्टिक कौशल और जो विषय से अंतर विषय से संबद्ध कौशल है, जो विषय वस्तु से संबद्ध कौशल है, दोनों की मांग परीक्षक कर रहा है। आप देखेंगे भाषाई तौर पर जो मनुष्य शब्द है
जो यहाँ पे ह्यूमन वर्ड है, जो मनुष्य शब्द है, वो एक कोरे मनुष्य की ओर संकेत कर रहा है। और जो मानव शब्द है, यदि हम इसे अपनी भारतीयता का थोड़ा सा पुट देना चाहें तो मनु की जो संतति वो मानव कहलाती है। मनु, जैसा कि पता है, ब्रह्मा के प्रतिनिधि थे। उन्होंने ब्रह्मा जी ने मनु को शत्रुपा के साथ संसार की उत्पत्ति के लिए प्रेषित किया था। इसके बाद मनु ने शत्रुपा के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए संसार को जन्माया, संसार को बढ़ाया। चूंकि हम ब्रह्मा की संतति हैं, क्योंकि हम मनु की संतति हैं, इसलिए हम मनु से मानव, ये व्याकरणिक क्रिया के तहत अण प्रत्यय होकर मानव शब्द बनता है। तो हम लोगों ने मानव होने के नाते, हम में मनु शत्रुपा की संतति होने के नाते हम में तमाम उदात्त गुण समाहित हैं। हम अति विशिष्ट गुणों से विभूषित हैं। हम केवल मनुष्य नहीं हैं, हम मानव हैं। तो आप देखेंगे हिंदी के शब्द में वो बहुत बड़ा प्रभाव और जादू है जो उत्पन्न किया जा सकता है। मनुष्य का मतलब हो गया सामान्य मनुष्य, जो संस्कार विहीन है, सामान्य है। और मानव का मतलब है ऐसा मनुष्य जो मनु और शत्रुपा की संतति है। मनु शत्रुपा चूंकि दैवीय लोग हैं, दैवीय व्यक्तित्व हैं, उससे संबद्ध जो मनुष्य है वो दैवीय है, जो मानव है, मनुष्य है, वो दैवीय है। तो दैवीय गुणों से संपन्न मानव और सामान्य मानव में अंतर करके हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो शीर्षक है, वो यही कह रहा है कि व्यक्ति आरंभ में मनुष्य होता है, जैसे जैसे वो सद्गुणों से संवलित होता है, जैसे जैसे वो सद्गुणों से संपन्न होता है, बाद में वो विशिष्ट मानव बनता है। तो इसके बीच का जो मार्ग है वही वस्तुतः जीवन है, ऐसा इस निबंध का सार है। और वस्तुतः देखा जाए तो निबंध के जो शीर्षक होते हैं उसके कई आयाम होते हैं। मैं इसमें पहला आयाम ये डालना चाहूँगा कि यदि हम जैविक रूप से देखें तो जीवन का ये जो कथन है ये सही नहीं है, क्योंकि जीवन वह होता है जो बायोलॉजिकली देखा जाए तो जीवन वह होता है जिसमें चींटी का भी जीवन जीवन है, पक्षी का भी जीवन जीवन है, विषाणु का भी जीवन जीवन है और जीवाणु का भी जीवन जीवन है। जो भी प्राणी यहाँ पे क्रियाशील हैं, जो अपनी जैसी संतति पैदा कर सकते हैं और जो जीवन गतिशील होते हैं, चेतना होती है, वो जीवन है। तो जीवन का मतलब है बायोलॉजिकली, जीवन का मतलब जो जैविक रूप से है वो ये है कि जीवन वो है जो प्राण धारण करता है और अपनी जैसी संतति पैदा करता है और फिर वो जीवन जीता है, उसकी एक निश्चित आयु होती है, उसको जीवन कहते हैं। तो उस दृष्टि से वो जो जीवन की परिभाषा है वो जैविक परिभाषा है। आप दार्शनिक परिभाषा पे आते हैं तो दार्शनिक रूप से देखा जाए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो वैष्णव है, जो विशिष्टाद्वैत से संबद्ध जो वैष्णव है, उनका कथन ये है कि हमारे यह पूरा जो जीवन है, हमारा जो पूरा जो हमारी जो दीर्घ जीविता है, ये पूरी जिंदगी जीवन तब है यदि हम भगवत शरणागति प्राप्त कर लें। तो भक्तों की ऐसी परिभाषा है। और भगवान बुद्ध और महावीर की दृष्टि से देखें तो दार्शनिक रूप से जीवन वह है जो ज्ञान संपन्न हो जाए, ज्ञान संपन्न हो और अपने को जान ले, तो वो जीवन जीवन है। और यदि हम अद्वैत वेदांत की बात करें तो अद्वैत वेदांत का मंत्र है यत् किंचित जगत्यां जगत ईसा वाष्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत। ये सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, ये परब्रह्म परमात्मा से संपन्न है। हम उसके अवयव हैं और हमारा जो परम लक्ष्य, हमारा जो जीवन है वो उसका एक हिस्सा है। और हमारा जो जीवन है उसकी सार्थकता ये है कि हम ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर लें। हमारा जो लक्ष्य है जीवन का वो ये है कि हम ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करें। और जीवन जो है वास्तव में ब्रह्म से संबद्ध एक अवयव है। इस तरह से
जीवन की परिभाषा दार्शनिक रूप से कुछ और है, जीवन की परिभाषा जैविक रूप से कुछ और है, और जीवन की परिभाषा जो आईएएस के परीक्षा में स्तर से पूछा गया है वो यहाँ पे उन दोनों परिभाषाओं से संबद्ध नहीं है। ये परिभाषा वास्तव में सामाजिक विज्ञान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये है। इवन सामाजिक विज्ञान में भी जो एंथ्रोपोलॉजी है, जो निर्वंश शास्त्र है, नृशास्त्र है, उससे भी ये संबद्ध नहीं है। क्योंकि निर्वंश की बात करते हैं हम, यदि एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो वो जो जीवन है वो बायोलॉजिकल जीवन आ जाता है जिसपे इतिहास का सन्निवेश है। और हमारा जो जीवन है जो वस्तुतः प्रष्टव्य है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी के रूप में हमारा जो जीवन है वो ये है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो जीवन के बारे में जो परिभाषा दी गई है वो सोशियोलॉजिकल परिभाषा है और इसी परिभाषा को हमें परिभाषित करके इसका विस्तार करना है। तो वास्तव में जब कोई व्यक्ति, शिशु समाज में आता है तो वो धीरे धीरे अपने तमाम परिवेश से स्वयं को सम्मिलित और परिवेष्टित करता है। उस पर तरह तरह के संस्कार आते हैं और फिर बाद में वो जिस संस्कार में पला बढ़ा होता है तदनुरूप वो आगे उसी प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनता है। और वस्तुतः जीवन, यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। आप तमाम, और न केवल प्रक्रिया है अपितु ये स्वाभाविक अभिवृत्ति भी है। आप वृद्ध व्यक्ति को भी जो मृत्यु के मुख में समाने वाला है उसमें भी जिज्ञासा का भाव होगा। मरणासन व्यक्ति को भी यदि कोई जिज्ञासा पूर्ण बात दिखाई जाए तो उसमें रुचि लेगा, वो मरने से पहले भी पूछेगा उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है। इस तरह से जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान में माना जाता है, शैक्षिक मनोविज्ञान में, कि व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। और इसीलिए हम जब अपना जीवन जीते हैं तो हम लगातार चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो मनोविज्ञान और समाज विज्ञान दोनों की जो परिभाषा है जीवन की, उस परिभाषा से संबद्ध कथन यह है कि व्यक्ति वस्तुतः आरंभ में कोरा होता है, धीरे धीरे संस्कारों से संपन्न होता है और अच्छा संस्कार युक्त बनता है और फिर इसी क्रम में उसका देहावसान हो जाता है। यही जीवन की प्रक्रिया है। क्योंकि ये स्वाभाविक भी है, देखा भी जाता है कि व्यक्ति पहले जन्म लेता है, फिर तमाम चीज़ों से गुजरता है और फिर उसको मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो बात की गई है और इसी के लिए और इसी मानवता की प्राप्ति के लिए हमारे तमाम महापुरुषों का यत्न होता है। हमारे जो तमाम महापुरुष हैं वो हमें मानव बनने के लिए तरह तरह के उपदेश देते हैं। हमारी सरकारें हमें मानव बनाने के लिए तरह तरह के साधनों का, नियमों का, कानूनों का, विधियों का विनिर्माण करती है, शिक्षा भी देती है, संयम भी करती है। दूसरी ओर ये देखा जाए तो हम जब मनुष्य होते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ इत्यादि जो हमारी वासनाएं, हमारे जितने भी एक मानवीय जो आकांक्षाएं हैं वो उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ की संप्राप्ति ठीक से हो सके, उसमें संतुलन हो, हम किसी दूसरे के अधिकार को बाधित न करें, यदि ऐसा हो सका तब आप समझें कि हमने वस्तुतः एक सभ्य नागरिक का जीवन जी लिया। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि हमारे अंदर ही 6 प्रकार के शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। काम से मतलब है काम वासना, क्रोध से मतलब है किसी विरुद्ध स्थिति को देख करके हम में उत्तेजना की उत्पत्ति होना। मोह से मतलब है जिस चीज़ के हमें सुख मिलता है, जिस चीज़ से हमें, जिस पदार्थ से, जिस व्यक्ति से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसके प्रति आसक्ति होना मोह है। काम, क्रोध, मद। मद से मतलब है हम कई बार इन तमाम व्यवस्थाओं की अनुपालना न करके हम मर्यादा विहीन जब हो जाते हैं तब वो मद मस्त की स्थिति होती है। लोभ से मतलब है किसी ऐसी वस्तु जो हमें सुख पहुंचा सकती है उसके प्रति लॉन्गिंग होना, उसके प्रति प्रलोभन का भाव होना, उसके प्रति लुभाना।
और मत्सर का मतलब होता है मानवीय ये गुण है कि हम किसी दूसरे की तरक्की देख करके कई बार हम ईर्ष्या भाव से ग्रस्त होते हैं। हम अपनी तुलना अपने पार्श्ववर्ती व्यक्ति से करते हैं, उसकी हर गतिविधि को पड़ोसी से हम अपनी तुलना करते हैं, और यदि हम उनसे कमतर हैं तो हम ईर्ष्या भाव से ग्रस्त होते हैं। यदि हम उनसे बेहतर हैं तो और आगे बेहतर करना चाहते हैं। इस प्रकार से जो 6 हमारी मानवीय जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों में सामंजस्य हो जाए तो हम श्रेष्ठ मानव हैं। यदि सामंजस्य नहीं है, इनमें से किसी का आधिक्य होता है, तब हम किसी दूसरे के अधिकार का हनन कर रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में हम मानवीय आचरण नहीं कर रहे होते। और यही कारण है कि हमें मानवीय बनाए रखने के लिए हमारे ऊपर तमाम प्रकार के नियंत्रण हैं। हमारे ऊपर सामाजिक नियंत्रण है, हमारे ऊपर धार्मिक नियंत्रण है, हमारे ऊपर वैधानिक नियंत्रण है, हमारे ऊपर प्राकृतिक नियंत्रण है। इस प्रकार नियंत्रणों से होकर जब गुजरते हैं तब हम मानव बनने की क्रिया में आते हैं। धार्मिक नियंत्रण ये है कि हम जिस भी धर्म से संबद्ध हैं, जिस भी धर्म को हम मानते हैं, वो धर्म के आचार या धर्म के नियम हमसे अनुशासन की मांग करते हैं। राजनीतिक नियंत्रण का मतलब ये है कि हम जिस देश विशेष या प्रांत में रहते हैं, वहाँ के देश विशेष के जो रूल्स रेगुलेशंस या जो विधि विधान है, उसकी अनुपालना हमारे लिए आवश्यक है। प्राकृतिक नियंत्रण का मतलब ये है कि हम यदि चाहें कि एक साथ किलो 2 किलो रबड़ी खा लें, तो हमारा जो प्राकृतिक जो नियंत्रण तंत्र है वो हमें ऐसा करने नहीं देता है। हम खा भी नहीं पाते हैं, और खा भी जाएं तो उल्टी के माध्यम से वो बाहर आ सकती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे वैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से हमारे ऊपर कई नियंत्रण हैं, जिसकी वजह से हम अतिरिक्त चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। और जब हम इसको करते हैं, अब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे प्राकृतिक चीज़ें जो ऐसी हैं, नियमावली ऐसे हैं जिसको हम कर ही नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर लेते हैं, और करने के कारण दूसरों के हितों की या फिर एक सामान्य जो नियमावली उसका उल्लंघन होता है, जैसे उल्लंघन होता है हम अमानवीय कृत्य कर रहे होते हैं, हम मनुष्यता या मानवता नहीं दिखा रहे होते हैं। इसीलिए हमसे आशा की जाती है कि हम अपने को नियंत्रित रखें, संयमित रखें और अपने जीवन को जिएं। जिस दिन हम संयमित होने लगते हैं, जिस दिन हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, जिस दिन हम आत्मसंयम रख के आगे बढ़ते हैं, उसी दिन हम महामानव बन जाते हैं। इसलिए यहाँ जो पूछा गया है, मनुष्य से मानव बनने के बीच की जो यात्रा है, वही यात्रा जीवन है। तो इस रूप में सार्थक है, दार्शनिक रूप में कुछ अंशों में, तथा सामाजिक रूप में और मनोवैज्ञानिक रूप में। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा गढ़ी गई है, ये परिभाषा इस रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों में हम उस मानवता का दर्शन करते हैं। भगवान राम का सिद्धांत लें आप, उनका एक व्रत था, उनके व्रत तो बहुत सारे थे। उनका व्रत था दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात्। यदि आप याद कर सकें तो यही मूल्य बहुत बड़ी बात है। दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात्, वो कभी भी लेते नहीं थे किसी से, वो केवल देना जानते थे। आज यदि हम केवल देना सीख लें, और देना सीखने के लिए, देने की प्रकृति विकसित करने के लिए स्पष्ट है कि हमें बहुत ही पुरुषार्थी बनना होगा। तो राम जी के एक गुण से हम बहुत महान बन सकते हैं। न ब्रूयात् कश्चिद् अप्रियम, उनका दूसरा राम राम इसलिए बन पाए, राम ब्रह्म इसलिए कहलाए क्योंकि वो न ब्रूयात् कश्चिद् अप्रियम। तो राम जी जो है कभी भी किसी को अप्रिय नहीं बोलते थे। मैं रामायण के पद्य को यहाँ पे उद्धृत कर रहा हूँ। न ब्रूयात् कश्चिद् अप्रियम, वो कभी भी किसी को अप्रिय नहीं बोला करते थे। तो ऐसी विशिष्टता हमें कहाँ है? तो ये मानव बनने की प्रक्रिया है। हम भगवान बुद्ध को लें, भगवान बुद्ध की जो गंभीरता है, धीरता है, सुख के प्रति जो उनमें नैराश्य भाव है, सुख के प्रति जो उदासीनता का भाव है, वो मानव बनने की प्रक्रिया है। आप अपने समाज के तमाम लोगों को देख सकते हैं, महात्मा गांधी को ले सकते हैं,
आप अन्य विशिष्ट जनों को ले सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को ले सकते हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं जो अपने सुख की तिलांजलि देके लगातार जन सुख के लिए वो प्रयासरत रहे। तो ऐसे लोग मानव बनने की प्रक्रिया में हैं। कुछ लोग अधिक मानव बन जाते हैं, कुछ लोग कम मानव बनते हैं। इसलिए कहा गया है मनुष्य से मानव बनने के मध्य की जो यात्रा है वही वास्तव में जीवन है। और एक संगीत किसी कवि ने खूब कहा है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीने देता है। आप देखें हर जगह, आप फिल्मों में जहाँ भी उच्चता है, जहाँ भी श्रेष्ठता है, जहाँ भी गंभीरता है, वहाँ पर ऐसी ही परिभाषा देखने को मिलती है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीने देता है। जहाँ पशुता है दूसरों की परवाह नहीं होती, जहाँ मनुष्यता है वहाँ इन चीज़ों की परवाह होती है। तो इस निबंध के लिए जो हमारे 1000 शब्द अपेक्षित थे, यदि इन सारी बातों को लेकर लिख दिया जाए तो निबंध बहुत ही सुंदर बन सकता है। और इसमें जहाँ तक अच्छी तरह से लिख पाने की बात है, इसके लिए आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का बोध, आपको दार्शनिक समझ, आप में जो व्यवहारिक बुद्धि है वो, आप में मनोविज्ञान, आप में जैविक या प्राकृतिक विज्ञान की बातें आपको आनी चाहिए। और आवश्यक नहीं कि आप उसके गंभीर विश्लेषणात्मक बातों को जान सकें। सामान्यतः भी जान के यदि हम इन चीज़ों को रख पाएँ तो निश्चित रूप से हमारा निबंध बहुत ही विशिष्ट होगा। यहाँ पर जैसा मैंने बताया, बायोलॉजिकल यानी जैविक रूप से जो परिभाषा जीव की है वो परिभाषा न लेके हमने परिभाषा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक को ज़्यादा हमने महत्व दिया। उन परिभाषाओं को लेके हमने छोटे छोटे पैराग्राफ बनाए। ज़्यादा बड़ा जो पैराग्राफ बना वो हमारा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप में जो जीवन है उसका हमने बनाया। तो इस प्रकार से यदि इन बातों को लिखा जाए तो ये निबंध निश्चित रूप से बहुत प्रभावी होगा। और अगले सेशन में मैं किसी तीसरे निबंध को लेकर उस पर वर्णन करूँगा। तो और एक बात और है इसमें कि आप जब चीज़ों को देखते हैं आपको ये पता चले कि हाँ ये बात लिखी जानी थी। देखिए, निबंध के लिए कोई एक गणित की तरह विशुद्ध नियम नहीं है। नियम ये वस्तुनिष्ठात्मक प्रसंग है भी नहीं, ये बिल्कुल एक तरह से मूल्य परक चीज़ है। ये इसको हम कहेंगे हिंदी में मूल्य परक, क्योंकि इसके लेखन में आप तमाम आयामों को स्पर्शित करते हैं। और इतना सब करने के बाद भी जो परीक्षक है उनके मंतव्य के अनुरूप आपकी बात होती है कि नहीं होती है, इसके बारे में आप 100% निश्चित नहीं हो सकते। लेकिन उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह की बातें लिखेंगे तो आप वहाँ तक निश्चित रूप से पहुँचेंगे। हमारे में एक विरोधाभासी स्थिति ये है कि आप युवा हैं, आप जिस मूल्यों में संवर्धित हो, पल्लवित, पोषित हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा बदला हुआ मूल्य जीवन हमारे उन परीक्षकों ने जिया है। तो हम लोगों का काम होता है अध्यापकों का कि उस परिष्कृत स्वभाव वाले, उस परिष्कृत भाषा वाले प्रोफेसर और अपरिष्कृत भाषा, अपरिष्कृत स्वभाव और डिफरेंट वैल्यू में जीने वाले बच्चे का और उस विशेष प्रकार के वैल्यू को जिए हुए प्रोफेसर के बीच की हम कड़ी बने। यदि आप ध्यान से हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनके मूल्य से आपके मूल्य को जोड़ दें, उनकी भाषा से आपकी भाषा को जोड़ दें। आप अकेले हाथ पैर मारते रहेंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी करेंगे आप अपने हिसाब से करेंगे। क्योंकि आईएएस की परीक्षा में जितनी भी चीजें हैं वो मूल्यात्मक है, वस्तुनिष्ठात्मक नहीं है। 99% चीजें विस्तृत उत्तरात्मक है, मूल्यात्मक है। तो ऐसी स्थिति में आपको हमारा सहयोग लेना पड़ेगा। हम जानते हैं उस प्रोफेसर की क्या मेंटालिटी है, हमें पता है कि प्रोफेसर कैसे सोचता है, हमें पता है कि उसके मूल्य क्या हैं। आपको उतना नहीं पता, आपको हमारा सहयोग लेना पड़ेगा, तब जाके हम उसके पास आपको ले जाएंगे। और जब आप लिखेंगे तो आपके लिखे हुए मूल्य चूंकि आपके नहीं होंगे, हमारे सहयोग से आपका मूल्य उस स्तर का होगा जिस स्तर का उस प्रोफेसर का है, उस परीक्षक का है। तब वो परीक्षक सोच लेगा
कि हाँ, ये बच्चा हमारे मंतव्य के अनुरूप एक अच्छी सोच रखता है, इसलिए इसे अधिक अंक दिए जाएं। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये चीज़ें रातों रात नहीं होती। इन चीज़ों के लिए मशक्कत करना होता है, इन चीज़ों के लिए परिश्रम करना होता है। और परिश्रम केवल आपको नहीं करना है, आपके साथ साथ हमारी पूरी टीम को परिश्रम करना होता है। क्योंकि जिस तरह से आप परिश्रम में लग्न हैं, जिस प्रकार से हम परिश्रम में लग्न हैं, ऐसे ही परिश्रमशील और भी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए हम सतत लगातार परिश्रम करते हुए, खूब लिखते हुए दिखाते हुए, लिखते हुए दिखाते हुए आप चलेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आप लगभग हमारे निर्देशन में उस परीक्षक की जो अपेक्षा है उसमें खरे उतरेंगे और आप सफल हो। तो पीढ़ियों का अंतर होता है परीक्षक में और परीक्षार्थी में। पीढ़ियों का जो अंतर होता है, उस पीढ़ी के अंतर को हम पाटते हैं और हमारे द्वारा पाटे जाने के बाद आपका स्तर ऊंचा होता है और आप उस स्तर को प्राप्त कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ और भी प्रेरक प्रसंग लेके और आपको आगे बढ़ाने के वायदे के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।